जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे कक्षा 11वीं का, और सेकंड यूनिट को आज हम देखते हैं और आप लोगों को क्विक रिवीजन किया जा रहा है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। इस यूनिट से 17 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, जिसमें 1 अंक के 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक का एक और 4 अंक का एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम देखते हैं पहले सही विकल्प 1 अंकीय वाले। तो इसमें देखते हैं हम प्रश्न नंबर पहला, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो जो नमक का दरोगा जो कहानी का प्रकाशन वर्ष है वो है 1914। ये नमक का दरोगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी है, लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले कथाकार हैं। तो ये प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा शोभती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया है? तो ये हम हशमत से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कितने का पहाड़ा करने के लिए दिया था? तो इसमें है ये 13 का पहाड़ा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, मन्नू भंडारी द्वारा चरित रजनी मूलतः क्या है? तो मूलतः यह एक पटकथा है। तो मूलतः क्या है? ये पटकथा है। नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर का, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा? तो जो जामुन का पेड़ है उसके नीचे सबसे पहले माली ने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो ये परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं, जब लेखक स्वानुभूति एवं स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है तो वह रचना कहलाती है। तो यह रचना संस्मरण कहलाती है ना, किसी एक व्यक्ति विशेष के आधार पर या स्मृतियों के आधार पर, तो स्वयं के द्वारा मतलब याद किया हुआ उसको बताते हैं और लिखते हैं, तो वह संस्मरण कहलाता है। रिपोर्टाज में मूलतः, नेक्स्ट, रिपोर्टाज शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये रिपोर्टाज मुख्य रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। तो हिंदी में नाटक जो है सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान शब्द या रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें डॉक्टर नागेंद्र को पुनर्जागरण काल का कहा है। तो ये पुनर्जागरण का काल किसने कहा है? भारतेंदु युग से है संबंधन का। नेक्स्ट देखते हैं, अंधेर नगरी की प्रसिद्ध रचना। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई एक कहानी है या रचना है। नेक्स्ट है, युग को हिंदी निबंध का स्वर्ग काल माना जाता है। तो हिंदी युग का जो शुक्ल युग को है ना, शुक्ल युग को यहाँ पे हिंदी का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिंदगी नामा प्रसिद्ध है। तो ये जिंदगी नामा क्या है? ये एक उपन्यास है ना, इस पे उपन्यास कहा गया है। नेक्स्ट है, 5वां को हिंदी तथा कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो शिखर पुरुष है वो प्रेमचंद जी को माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, पंडित आलोपीदीन का पर अखंड विश्वास था। तो इनका था लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। नेक्स्ट देखते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन। तो मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह 56 किस्म की, है ना, 56 किस्म के भोजन जो होते हैं ना, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। शेखर जोशी की कहानी
पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया। तो ये है दाजियू। नेक्स्ट है इसका, ये है दाजियू। अब देखते हैं अगला, स्पीति में वारिस एक है। तो स्पीति में वारिस यह एक है यात्रा वृतांत है। यह एक है, क्या है, यात्रा वृतांत है। आपका बेटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध क्या है, एक उपन्यास है। आपका बेटी मन्नू भंडारी का, आपका बेटी जो है एक कहानी, एक उपन्यास है, और उसमें मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध एक क्या है, एक उपन्यास है। जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति कौन था? तो ये शायर था। जामुन के पेड़ के नीचे दबा जिसको माली ने देखा था सर्वप्रथम, वह शायर था। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यासत्य लिखिए। तो प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है। तो ये सत्य है। जहाँ पे मैं राइट का निशान लगा दूँ तो समझ लो ये सत्य है, बाकी क्रॉस कर दूँ तो यह असत्य है। नेक्स्ट है, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठान गया। तो ये भी सत्य है, क्योंकि न्याय और धर्म मतलब न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में युद्ध हमेशा चलता रहता है। स्पीति में साल में फसल होती है। स्पीति में साल में फसल होती है, ये भी सत्य है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे मैदानी क्षेत्रों में है, वर्ष में 3 बार फसलें ली जाती हैं, लेकिन वहाँ पे स्पीति जैसे क्षेत्रों में वहाँ पे साल में 1 बार ही फसल ली जाती है। नेक्स्ट है, संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है। तो ये भी सत्य है। ये याददाश्त, अपनी जो हमें याद होता है वह हम लिखते जाते हैं, तो वह संस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें एक पेड़ की याद, शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है। तो ये भी सत्य है। और नेक्स्ट देखते हैं, मियां नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया। 5000 अंदाज में सिर हिलाया, तो ये भी सत्य है। स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप में लिखना आत्मकथा है। तो ये सत्य नहीं है, ये क्या है, असत्य है। आत्मकथा नहीं कहना, स्वयं के दैनिक जीवन के प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना ये कि संस्मरण कहलाता है। स्वयं की बात मतलब ये आत्मकथा है ना, तो ये संस्मरण कहलाता है। झूठ सच यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है, झूठ और सच। तो ये सत्य है ना। और रजनी में शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या को केंद्र में रखा गया है। तो ये भी क्या है, सत्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है। तो ये असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए यहाँ पे दोस्तों, कोई जो सही जोड़ी, बादलों के घेरे ये जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बादलों के घेरे यह कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोबती। नौरंगी बीमार है, तो ये शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया है। मैं हार गई, है ना, तो मैं हार गई, इसका जो लेखक है मन्नू भंडारी जी हैं। मैं हार गई। कागज की नाव, है ना, चौथा है कागज की नाव, ये है कृष्णचंद्र है। कागज की नाव ये कृष्णचंद्र हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत माता। ये भारत माता के बारे में इन्होंने लिखा है। कौन है ये हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, धन पर धर्म की जीत। तो ये नमक का दरोगा, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि धन पर धर्म की जीत, तो ये नमक का दरोगा, ये यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट पेज में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी व्यवस्था की संवेदन शून्यता। सरकारी व्यवस्था की संवेदन शून्यता। तो इस पे जामुन का पेड़ है ना, इसका है जामुन का पेड़। 7वें का चा है, जामुन का पेड़। अब नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो ये रजनी के द्वारा
शिक्षा का व्यावसायीकरण, ये रजनी के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट है ये समय सरगम। तो ये क्या है? समय सरगम एक नाटक है। समय सरगम एक नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं कोसी का घटवार। कोसी का घटवार यह एक उपन्यास है। कोसी का घटवार उपन्यास है। पृथ्वी परिक्रमा, और ये क्या? यात्रा वृत्तांत है। तो सॉरी, कहानी संग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। एक वाक्य में उत्तर देना है अब इनके। तो एक वाक्य में उत्तर, बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था। तो इसके आंसर हैं पंडित अलोपीदीन से, है ना। इससे क्या है? पंडित अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दूसरे, नमक का दरोगा कहानी अंत में किसकी जीत हुई। तो नमक के दरोगा कहानी के अंत में धर्म की जीत हुई थी, है ना। तो इसको क्या लिखना है? धर्म की जीत, है ना। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, कथन किसका है? तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, यह मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा था, है ना। ये मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा था। मोहन के गुरु का क्या नाम था? तो मोहन के गुरु का मास्टर त्रिलोक सिंह था। तो मास्टर त्रिलोक सिंह, है ना। मास्टर त्रिलोक सिंह नाम था उनका। नेक्स्ट देखते हैं स्पीति घाटी हिमालय के किस भाग में है। तो स्पीति हिमाचल प्रदेश के मध्य में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है ना। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के मध्य में, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है जिले की तहसील, मतलब लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट देखते हैं जब नेहरू किसी जलसे में जाते थे तो उनको स्वागत में कौन सा नारे के साथ स्वागत किया जाता था। तो उनका जो है भारत माता की जय, भारत माता की जय के नाम से जयकारा उनका लगता था। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? देखिए, तो ये है सेक्रेटेरिएट के लॉन में, है ना। जो सेक्रेटेरिएट है ना, मतलब जो सेक्रेटरी का जो मुख्य चेंबर होता है, तो वहाँ सेक्रेटेरिएट के लॉन में, यानी दरवाजे के सामने एक लॉन में वहाँ गिरा था। नेक्स्ट देखते हैं रजनी एकांकी का पात्र अमित सक्सेना कौन सी क्लास में पढ़ता था। तो ये रजनी एकांकी का जो है तो है कक्षा 7 में, यानी 7th में पढ़ता था, है ना। नेक्स्ट है रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था। तो जो रमेश है मोहन को अपने साथ लखनऊ ले गया था, है ना, लखनऊ ले गया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था। तो वो है लोहे के सामान बनाना और लोहारी का काम, है ना, लोहेगिरी का काम करता था, है ना, लोहारी का काम, है ना, तो लोहारी का काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसके जो आंसर हैं हमने अभी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए भारतीय हिंदी युग की 2 प्रमुख निबंधकार और निबंधकार एवं उनके 2 निबंध लिखना था। तो ये है यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र, है ना। तो एक तो है प्रताप नारायण मिश्र जो सोने का डंडा और शिव मूर्ति, यानी इनकी 2 रचनाएं हैं। नेक्स्ट इनमें बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेमधन के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक रचना है पूर्ण प्रवास और दूसरा है उत्साह। नेक्स्ट देखते हैं रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं। तो रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक आधुनिक विधा है। इस विधा में लेखक रेखा चित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी सत्य घटना, वस्तु या व्यक्ति के चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। मतलब इसको चित्रात्मक भाषा में, यानी वह संकेतों के माध्यम से, यानी चित्र भी क्या होते हैं, एक संकेत होते हैं, उनके माध्यम से यह
कहानी रेखा चित्रों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें जो मुख्य जो उनके नाम जो हैं उल्लेखनीय हैं, जो है महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। इन मतलब इनके नाम साहित्य में बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो जो जीवनी है और आत्मकथा, इसमें जो प्रमुख अंतर हैं वो दिए गए हैं। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जैसे जीवनी में कोई व्यक्ति जैसे गांधी जी के द्वारा लिखा गया कोई भी उपन्यास होगा या जो भी है, तो वह उनका नहीं होगा, वो किसी दूसरे के बारे में लिखेंगे। और कोई और व्यक्ति जो गांधी जी के बारे में लिखेगा, तो वह व्यक्ति जीवनी गांधी जी के बारे में लिखेगा, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई होती है। जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के साथ घटित होती हैं वह व्यक्ति नहीं लिखता है। आत्मकथा में जबकि जिसके साथ जो घटनाएं घटी हैं तो वह लिखता है, तो वह सत्य के आधार पर ही लिखता है। और जबकि यहाँ पे बहुत सारी अनुमानित होती हैं जीवनी में। नेक्स्ट देखते हैं, जीवनी का लेखन आवश्यक नहीं है कि चरित्र नायक के जीवन काल में ही हो। यानी जीवन का लेखन आवश्यक नहीं है कि चरित्र का नायक जीवन काल में ही हो। मतलब कि जो व्यक्ति अभी जीवित है उसके समय में ही वह कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा हो, यह ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन आत्मकथा में अपने जीवन के काल में ही लिखा जाता है, क्योंकि वह स्वयं की लिखी हुई होती है। तो जब व्यक्ति जिंदा रहेगा तो ही वह लिख पाएगा। नेक्स्ट है, जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है। यानी जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है। मतलब पहले वह बाहरी मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है, उसके अंदर की बातें जाननी होती हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसके सामने मतलब उसके बारे में जानता है, पढ़ता है। जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए व्यक्ति अपनी आंतरिक जो भावना है या आंतरिक चीज़ें हैं वह व्यक्तियों को बाहर दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए यह अंदर से बाहर की ओर सामने प्रकट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। तो यह कहानी और उपन्यास, तो देखिए दोस्तों, यह कहानी का आकार में छोटी होती है। तो यानी कहानी आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। उपन्यास आकार में बड़ा होता है। मतलब कि यहाँ पे उपन्यास में जीवन के सभी पहलुओं का मतलब प्रकाश डाला जाता है। उसके बचपन, उसका जवानी, वृद्धावस्था और अंतिम मतलब प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसमें सभी और उसके आसपास जीवन में घटी हुई सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जबकि कहानी में सिर्फ एक पहलू का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए नेक्स्ट है, कहानी की कथा संक्षिप्त यानी छोटी होती है और यह वैविध्य विहीन होती है। यानी इसमें मतलब विविधताएँ नहीं होती हैं और एक क्रम भी नहीं होता है उतना। लेकिन उपन्यास में कहानी लंबी होती है और वैविध्यपूर्ण होती है और इसमें विधिवत पूर्ण अध्ययन किया जाता है। कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है। मतलब इसमें कोई भी कहानी जैसे लिखते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, अगर तो लिखनी हो, तो जैसे एक आम का पेड़ एक था, कहानी आम का पेड़ जो थी, तो उसमें मतलब एक छोटे बच्चे को दिखाया गया जो पहले आम तोड़ने जाया करता था। फिर उसके बाद उसकी जवानी का दिखाया गया। फिर एक बार वह पेड़ के पास गया, उसने काट दिया पेड़ को, उसकी नाव बना ली और फिर बाद में वह बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे। तो ये कहानी होती है, मतलब 2-4 पेज में ये ख़त्म हो जाती है। और जबकि उपन्यास बहुत लंबा चलता रहता है। ये पूरी जीवन की गतिविधि को उसमें दिखाया जाता है, इसलिए यह उपन्यास कैसा होता है, ये धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट है, कहानी में जीवन की संपूर्णता संभव नहीं है। और इसमें जीवन की संपूर्णता का हाँ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा मतलब वर्णन किया जाता है उपन्यास में, जबकि संपूर्ण पहलू का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कहानी और एकांकी में अंतर। तो कहानी और एकांकी में, तो यहाँ पे देखिए कि जो नाटक और एकांकी, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। एक अंक का तात्पर्य है कि किसी एक ही पहलू का मतलब होता है, अंक होता है। और नाटक में आधिकारिक कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती हैं। नाटक में आधिकारिक होती है, उसके साथ साथ चलने वाली कथाएं भी शामिल होती हैं। एकांकी में सिर्फ एक ही कथा और एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। नाटक के कथानक
नाटक के कथानक का फैलाव और विस्तार होता है। एकांकी में कथानक में ही घनत्व रहता है ना, घनत्व रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लगाते हैं। तो जो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते हैं, उनका तात्पर्य देश की धरती से होता है। वे धरती को ही भारत माता समझते हैं। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, मतलब जो भी है अपनी जो सीमा के अंतर्गत है, देश के अंदर है, वह सभी, और खेत खलिहान और करोड़ों भारतीय सभी भारत माँ हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ, और हम अगले वीडियो में हम यूनिट 3 को कवर करते हैं। थैंक यू।